कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए तो मैं आज फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए जो अग्निवीर का आपका जो है आर्मी का जो पेपर आने वाला है उसके लिए जो रोजगार विद अंकित की बुक आई हुई है अग्निवीर इंडियन आर्मी के लिए, क्लर्क और स्टोर कीपर और जीडी एंड ट्रेड्समैन के लिए जो बुक आई हुई है दोनों में क्या हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह आदि जो है सब सेम है, कुछ टॉपिक्स बदले हुए हैं वो आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो डिफरेंस है इसमें स्टोर कीपर और जो क्लर्क है जीडी है और ट्रेड्समैन के लिए। आज की क्लास में हम करेंगे कंप्लीट जियोग्राफी की बात। तो अगर पिछली क्लास आपने नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में आपको क्या है जो है मिल जाएंगी, वहाँ से आप हिस्ट्री कंप्लीट हिस्ट्री वहाँ से कर सकते हैं। मैंने पार्ट वाइज जो है हिस्ट्री को कंप्लीट कराया है, लेकिन आज हम क्या करेंगे कि जो कंप्लीट जियोग्राफी हम आज एक ही क्लास में डिस्कस करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हमें चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास के बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जो कि अंकित भाटी सर ने खुद जो है अपने द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। और इसमें हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर जिसमें आपका आता है भूगोल। भूगोल को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम भूगोल जहाँ से शुरू करेंगे तो सबसे पहले शुरू करेंगे विश्व के भूगोल से, जिसमें हम बात करेंगे विश्व का भूगोल। उसके बाद शुरू करेंगे हम इंडियन ज्योग्राफी, जिसको हम बोलते हैं भारतीय भूगोल। तो यहाँ टॉपिक सबसे पहले आता है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के बारे जो है हम आपको बताएंगे कि सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर विशाल आकाशगंगाओं से सम्मिलित जो रूप होता है उसी को हम ब्रह्मांड के नाम से जानते हैं, जिसमें सूक्ष्मतम का मतलब होता है छोटे छोटे अणु से लेकर विशाल बड़ी बड़ी आकाशगंगाओं के सम्मिलित रूप से जो भी हमारा बनता है एक तरीके से वो ब्रह्मांड कहा जाता है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर कि जो ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है वो किस तरीके से हुआ है। तो जो ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है वो महाविस्फोटक सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से जो है ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। दूसरा आता है मंदाकिनी, जिन्हें हम बोलते हैं गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या होता है, मंदाकिनी के बारे में जानेंगे कि गैलेक्सी हमारा क्या होता है। तो डिफरेंस हमारी पृथ्वी की मंदाकिनी का नाम क्या है। जो हमारी पृथ्वी की मंदाकिनी है या गैलेक्सी है उसका नाम है डिफरेंट दुग्ध मेखला। और आकाशगंगा है जिसे इसे हम आकाशगंगा बोल सकते हैं, और इसका आकार कैसा है, सर्पिला है। तो डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा आप जो है देख के जा सकते हैं। इस किताब से बाहर कोई क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। सही से अगर आप कहेंगे तो मैं इसका प्रीवियस ईयर यानी आपको जो है MCQ टाइप के क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन वो आपको मिलेंगे दूसरे चैनल पर। तो सर्पिलाकार जो होता है हमारी दुग्ध मेखला जो आकाशगंगा है हमारी, तो वो कैसी है, सर्पिलाकार है, स्पाइरल है। उसके बाद इस मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा था। तो इसको जो है दुग्ध मेखला को सबसे पहले किसने देखा था। तो सबसे पहले जो देखा था वो देखा था गैलीलियो ने। आकाशगंगा के सबसे नज़दीक की जो मंदाकिनी है वो देवयानी है। जो आकाशगंगा की जो है सबसे नज़दीक की जो एक मंदाकिनी है उसका नाम है देवयानी कहते हैं। उसके बाद डियर फ्रेंड्स बात करेंगे सौरमंडल, यानी हमारा जो सौरमंडल है उसकी हम बात करेंगे। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं और अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को हम क्या कहते हैं, सौरमंडल। सौरमंडल किसको कहते हैं कि सूर्य के चारों ओर जो हमारे ग्रह हैं और क्षुद्र ग्रह हैं, धूमकेतु हैं, उल्का पिंड्स हैं, आकाशीय पिंड्स हैं, जो आपस में जो है सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल में सबसे पहले बात करेंगे हम सूर्य के बारे में हम जानेंगे। तो सूर्य सौरमंडल का प्रधान होता है। ये हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला का केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है आपका। ये हमारी मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। कौन, सूर्य। उसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पर इसको मंदाकिनी की परिक्रमा करने में 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। हमारा जो सूर्य है, अगर हमारी जो मंदाकिनी है दुग्ध मेखला उसके चारों अगर ये एक चक्कर लगाए तो इसे 25 करोड़ वर्ष लगते हैं पूरी परिक्रमा करने में, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रह्मांड वर्ष के नाम से जानते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर जो है पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। आपसे पूछ लिया जाए कि सूर्य जो है अपने अक्ष पर कौन सी दिशा की तरफ यानी जो आप घूमता है, तो आप बताएंगे पूर्व से पश्चिम की ओर ये घूमता है। उसके बाद डियर फ्रेंड्स बात करेंगे ग्रह के बारे में जानते हैं कि ग्रह क्या है, कैसे हमको जो है ग्रह के बारे में जानकारी मिलेगी। तो ग्रह को हमने क्या किया है कि दो भागों में इन्होंने विभाजित किया है, पार्थिव या आंतरिक ग्रह जिनको बोलते हैं, और दूसरा आता है बाहरी ग्रह।
तो पार्थिव या आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं, जिसमें बुध आता है, शुक्र आता है और पृथ्वी और आपका मंगल को इस श्रेणी में रखा गया है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल जो आप पार्थिव या आप बोल सकते हैं आंतरिक ग्रह हैं। और बाहरी ग्रह की हम बात करें तो जिसमें बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आपका आता है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर जो हमारे मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र तथा शनि को नगन आँखों से हम देख सकते हैं। नगन आँखों से किस किस को देख सकते हैं, मंगल को, बुध को, बृहस्पतिवार को और शुक्र है और शनि को हम नगन आँख से देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर बुध ग्रह की हम बात करेंगे, जिसको हम बोलते हैं मरकरी। इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं और हिंदी में इसको बुध बोलते हैं। ये सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह होता है। जो हमारा सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह है वो बुध है और इसका ताप जो होता है या जिसको बोलते हैं सबसे गर्म ग्रह कौन सा हो जाएगा तो आप बताएंगे। एक तरीके से बुध जो है सबसे ज़्यादा ताप जो हमारा रहता है बुध ग्रह पर। उसके बाद वीनस आता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर ये पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। आपसे पूछ ली जाए सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है तो आप बताएंगे, आप जो है किसको बताएंगे, आप बताएंगे बुध को। लेकिन पूछ लिया जाए पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है तो आप बताएंगे शुक्र। वीनस जो हमारा पृथ्वी के सबसे निकट है। ये सबसे चमकीला ग्रह है, जितने भी सारे ग्रह हैं उन सबसे चमकीला ग्रह हमारा शुक्र है और ये सबसे गर्म ग्रह है। एक तरीके से मैंने बुध को गर्म बोला था लेकिन वो गर्म नहीं है, सूर्य के निकट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बुध आपका सबसे गर्म हो जाएगा, लेकिन सबसे गर्म जो है आपका शुक्र ग्रह होता है। इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। किसको कहते हैं, शुक्र को हम क्या कहते हैं, इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं क्योंकि ये घनत्व के आकार में पृथ्वी के समान है। नोट पॉइंट की बात करेंगे कि बुध एवं शुक्र ऐसे ग्रह हैं, जो बुध है और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। बुध का और शुक्र का कोई अपना एक जो है चंद्रमा या हम बोल सकते हैं उपग्रह नहीं है। उसके बाद आता है डियर फ्रेंड्स बृहस्पतिवार, जिसको बृहस्पति बोलते हैं, यानी इंग्लिश में जुपिटर और हिंदी में इसको बृहस्पति बोलते हैं। ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में कम समय लगता है, यानी 10 घंटे में ये अपनी धुरी पर जो है एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। इसका जो उपग्रह है उसका ज्ञानीमीड नाम से जानते हैं, ज्ञानमीड आ जाए या ज्ञानीमीड जो है इसका उपग्रह है और सबसे बड़ा उपग्रह आपका ये है। इसका रंग जो होता है वो पीला होता है। ज्ञानीमीड आपका जो ग्रह है किसका है तो आप बताएंगे बृहस्पति यानी जुपिटर का है। ये सबसे बड़ा उपग्रह है और इसका रंग कैसा है, पीला है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर मंगल ग्रह की, जिसे इंग्लिश में बात करेंगे मार्स की। तो इसे लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं मंगल को। इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। आपसे पूछ लिया जाए कि जो मंगल का रंग है वो किस गैस के कारण जो है आपका जो है लाल होता है, तो आप बताएंगे आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह का जो रंग है वो लाल दिखाई देता है। ये जीवन की संभावना व्यक्त की जाती है। यहाँ पर क्या है कि हम जो है जीवन की संभावना है जिसमें हम जो है रहन सहन की व्यवस्था यहाँ पर कर सकते हैं। इसके 2 उपग्रह हैं आपका डीमोस और फोबोस। आपसे पूछ लिया जाए कि जो डीमोस और फोबोस हैं किसके उपग्रह हैं तो आप बताएंगे मंगल के हैं। डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा आपको उपग्रह है। पूछ लिया जाए कि हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, आप बताएंगे डीमोस। उसके बाद आता है आपका शनि। शनि की बात करेंगे जिसे सैटर्न बोलते हैं। ये आकार में दूसरे सबसे बड़ा ग्रह है। तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है आकार में। टाइटन जो है शनि का उपग्रह है, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है तो आप बताएंगे टाइटन। और किसका उपग्रह है, ये शनि का है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर अरुण आता है। अरुण आता है यूरेनस, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। अरुण और यूरेनस की हम जब बात करेंगे तो यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ये अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसे लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी हम जानते हैं। आपसे पूछ ली जाए कि लेटा हुआ ग्रह कौन सा है तो आप बताएंगे अरुण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं यूरेनस। इसे हरा ग्रह भी कहते हैं। हरा ग्रह किसे कहते हैं तो आप बताएंगे अरुण को कहते हैं, यूरेनस को बोलते हैं। उसके बाद वरुण ग्रह की बात करते हैं। वरुण ग्रह आता है आपका, जिसे कहते हैं इंग्लिश में नेपच्यून। ये सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर कौन सा है, वरुण। और ये सबसे ठंडा ग्रह आपका है। ठंडा क्यों है कि सूर्य से सबसे अधिक दूरी पे, वहाँ तक सूर्य की किरणें पहुँच नहीं पाती हैं, तो ये सबसे ठंडा ग्रह आपका हो जाएगा। उसकी बात करेंगे पृथ्वी हमारा आता है, जिस पे हमारा रहन सहन है, जिस पे हम रह रहे हैं इस समय, पृथ्वी है।
पृथ्वी का आकार 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, जो आकार में जो है 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री अंश पर जो है झुकी हुई है। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। इसका एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है क्या है? चंद्रमा। वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होती है तथा दिन रात का छोटा बड़ा होने का यही कारण है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर आकार तथा बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है और जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी हम कह सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर हम घूर्णन गति के कारण यहाँ पर क्या होता है, हमारा दिन और रात होते हैं। किसके कारण होते हैं? घूर्णन की जो गति होती है उसके कारण हमारा दिन और रात होते हैं। उसके बाद डियर फ्रेंड्स, ग्रहण के बारे में हम जानेंगे कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण किस तरीके से लगते हैं। तो पहले देखेंगे हम सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण करेंगे जब कभी दिन के समय सूर्य व पृथ्वी के बीच में अगर हमारा सूर्य है और पृथ्वी है, उसके बीच में अगर चंद्रमा आ जाता है तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। और ये स्थिति कब आती है? अमावस्या के दिन ये बनती है। अमावस्या वाले दिन हमारा सूर्य ग्रहण पड़ता है। उसके बाद बात करेंगे चंद्र ग्रहण की। तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में अगर पृथ्वी आ जाती है तो इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात्रि में ही होता है। प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है। उसके बाद हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है उसको हम देखेंगे। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है क्योंकि इस रेखा के दोनों ओर तिथियों में से एक दिन का अंतर है। इस रेखा के पूर्व की ओर जाने पर एक दिन बढ़ जाता है व पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन घट जाता है। बात करेंगे यहाँ पर नोट पॉइंट में, बेरिंग जल संधि स्ट्रेट अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है। जो बेरिंग जल संधि है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बिल्कुल समांतर है। उसके बाद डियर फ्रेंड्स, अब बात करेंगे स्थल मंडल की। तो पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत जिस पर महाद्वीप महासागर स्थित है उसे स्थल मंडल हम कहते हैं। पृथ्वी के कुल 29% भाग पर स्थल है और 71% भाग पर हमारा जल उपस्थित है। पृथ्वी के भू क्षेत्रफल तथा जल क्षेत्रफल का अनुपात है 3:7। और उसके बाद बात करेंगे पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई किसकी है? माउंट एवरेस्ट की है पर्वत की। ये समुद्र तल से 8,850 मीटर ऊंचा है और ये कहाँ पर स्थित है? नेपाल में ये स्थित है। उसके बाद बात करेंगे पृथ्वी पर अधिकतम गहराई है मेरियाना गर्त की। सबसे जो गहराई का गर्त है हमारा वो है मेरियाना गर्त, इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। जिसकी गहराई है 11,022 मीटर और ये प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ पर? प्रशांत महासागर में ये स्थित है आपका। महाद्वीप की बात करेंगे। पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को महाद्वीप कहते हैं। पृथ्वी को 7 महाद्वीपों में बांटा गया है जो अग्रलिखित हैं। 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं? एशिया है, अफ्रीका है और उत्तरी अमेरिका है और दक्षिणी अमेरिका है। ये 4 हो गए। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर अंटार्कटिका आ जाएगा आपका, उसके बाद यूरोप आ जाएगा और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे एशिया की। तो एशिया की सबसे हम पहले बात करेंगे। ये संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये विश्व के लगभग 30% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। इस महाद्वीप से होकर विषुवत रेखा, कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा गुजरती है। ऐसा कौन सा ग्रह है जहाँ पर 3 रेखाएं ग्रह नहीं, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर 3 रेखाएं गुजरती हैं? तो बताएंगे एशिया है जिसमें विषुवत रेखा, कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा गुजरती है। लाल सागर व सुएज नहर एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करते हैं। जो लाल सागर है आपका और जो सुएज नहर है वो एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से यानी अलग करती है। उसके बाद बात करेंगे जो बेरिंग जल संधि एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है। जो बेरिंग जल संधि है वो एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है। एशिया महाद्वीप में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है, इसलिए विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप भी इसे कहा जाता है। विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल पाकिस्तान में है। सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल कहाँ पर है? पाकिस्तान में। विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन सा है? भारत है। सबसे ज़्यादा डाकघर कौन से देश में पाए जाते हैं? तो आप बताएंगे भारत में पाए जाते हैं। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर म्यांमार अपने सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। म्यांमार किसके लिए है? बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। मलेरिया की दवाई जो कुनेन है और सिनकोना से बनाई जाती है। कुनेन किससे बनाई जाती है? तो आप बताएंगे सिनकोना के वृक्ष से बनाई जाती है। और विश्व में सबसे अधिक सिनकोना कहाँ मिलता है आपको? इंडोनेशिया से प्राप्त
होता है। विश्व में सबसे अधिक मुसलमान इंडोनेशिया में हैं। सबसे ज़्यादा मुसलमान कहाँ पर हैं, तो आप बताएंगे जो है इंडोनेशिया में। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महावेली गंगा। कौन सी नदी है श्रीलंका की सबसे बड़ी, तो आप बताएंगे महावेली गंगा। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन है और सबसे छोटा कौन सा है, मालदीव। मालदीव सबसे छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। विश्व की सबसे गहरी झील है बेकाल झील, एशिया महाद्वीप में स्थित है। बेकाल झील कहाँ पर पड़ती है, तो एशिया महाद्वीप में। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है, सिंगापुर है। सुएज नहर की बात करेंगे तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। जो सुएज नहर है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। एशिया का सबसे बड़ा घना बसा द्वीप कौन सा है, जावा, जो कि इंडोनेशिया में पड़ता है। एशिया का सबसे घना बसा द्वीप जो है आपका। स्थल रुद्ध की बात करेंगे, जिन देशों की सीमा समुद्र को नहीं लगती है उन्हें स्थल रुद्ध कहते हैं। एशिया में निम्न देश स्थल रुद्ध हैं, जैसे कजाकिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, लाओस, उज्बेकिस्तान तथा अफगानिस्तान ऐसे देश हैं जिनमें जो है कोई भी सीमा इन देशों के द्वारा समुद्री सीमा नहीं बनाती है। और इन देशों में सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कौन सा है, कजाकिस्तान। सबसे बड़ा इन देशों में कौन सा है, कजाकिस्तान। यूरोप महाद्वीप की बात करेंगे तो यूरोप महाद्वीप में 44 देश आते हैं और ये विश्व का सबसे नगरीकृत महाद्वीप है। सबसे नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है, तो आप बताएंगे यूरोप। उसके बाद बात करेंगे डियर फ्रेंड्स, यूराल पर्वत और काकेशस जो पर्वत है एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करते हैं। यूराल पर्वत है, काकेशस पर्वत है, वो क्या करता है कि एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। यूरोप महाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण नदी है डैन्यूब। यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, तो आप बताएंगे डैन्यूब। और ये कहाँ जाकर गिरती है, तो आप बताएंगे काला सागर में जाकर गिरती है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर यूरोप की सबसे लंबी नदी आपकी वोल्गा नदी है और ये आगे जाकर ये डाउन नदी में मिल जाती है। किसमें, डान नदी में जाकर ये मिल जाती है। तो डियर फ्रेंड्स बात करेंगे यहाँ पर पो नदी को इटली की गंगा कहते हैं। जो पो नदी है उसे हम इटली की गंगा के नाम से जानते हैं। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर हम इंग्लिश चैनल जो है आपका, इंग्लिश चैनल जो है वो फ्रांस को यूके से अलग करता है। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर है लंदन और जो टेम्स नदी पर स्थित है। लंदन कौन सी नदी पर स्थित है, तो आप बताएंगे टेम्स नदी पर ये स्थित है आपका। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रूस और ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। यूरोप महाद्वीप में स्थित हमारा रूस, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है आपका। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है क्योंकि ये देश भी भारत की तरह कृषि प्रधान है, जहाँ हिमालय पर्वत यानी हिमालय पर्वत की तरह अल्पास पर्वत स्थित है। इटली को किस नाम से जानते हैं, यूरोप का भारत के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये देश जो है भारत की तरह कृषि की प्रधान है। यहाँ पर हिमालय पर्वत की तरह अल्पास पर्वत स्थित है आपका। गल्फ स्ट्रीम जलधारा यूरोप को गर्म कंबल के नाम से जानी जाती है। यूरोप का जो है गर्म कंबल के नाम से जानी जाती है कौन, तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा जो है उसको हम यूरोप का गर्म कंबल के नाम से जानते हैं। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट, स्विट्जरलैंड देश को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। यूरोप का खेल का मैदान किसको कहा जाता है, तो स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है जो सीन नदी के तट पर स्थित है। सीन नदी के तट पर जो है पेरिस है और पेरिस क्या है, एक फ्रांस की जो है राजधानी है। इस नगर को फैशन नगरी के नाम से भी हम जानते हैं। फैशन नगरी किस जो है नगर को जानते हैं, तो आप बताएंगे पेरिस को, जो कि किसकी, फ्रांस की जो है राजधानी है। उत्तर अमेरिका की बात करेंगे तो डियर फ्रेंड्स आपको क्लास अच्छी रही तो प्लीज़ एक लाइक का बटन दबा दें और अपने दोस्तों को शेयर करते हैं। एग्जाम से पहले हम पूरी कंप्लीट बुक्स आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास के बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। बात करेंगे उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। जो उत्तरी अमेरिका है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसमें लगभग 23 स्वतंत्र देश हैं। 23 स्वतंत्र देश किसके अंतर्गत हैं, तो आप बताएंगे उत्तरी अमेरिका की। इसकी खोज जो की थी कोलंबस ने की थी 1492 में की थी, अतः इसे नई दुनिया कहते हैं। 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा पर महादेश के मध्य से गुजरती है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ उत्तरी अमेरिका का नाम है अमेरिगो वेस्पुसी नामक साहसी व्यक्ति के नाम पर अमेरिका पड़ा। जो अमेरिगो वेस्पुसी नाम का एक साहसी व्यक्ति था उसके नाम पर उसका नाम पड़ा था अमेरिका पड़ा था, जिसको हम उत्तरी अमेरिका के नाम से
जानते हैं। पनामा नहर उत्तरी अमेरिका व दक्षिण अमेरिका को जोड़ती है। जो पनामा नहर है वो क्या करती है, आपको उत्तरी अमेरिका को और आपका दक्षिण अमेरिका को आपस में जोड़ती है। इससे प्रशांत महासागर और अंध महासागर बीच यातायात जो है आपका आसान हो गया है। प्रशांत महासागर और एक अंध महासागर के बीच में जो यातायात हमारा होता है वो इससे बहुत आसान हो गया है। पनामा नहर के 2 बंदरगाह हैं जिसको पनामा और कोलन नाम से हम जानते हैं। कोलन और पनामा जो हैं आपके 2 बंदरगाह हैं पनामा नहर के। विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन जो है उत्पादन करने वाला देश है यूएसए। सबसे अधिक मक्का भी यहीं पर होती है। सबसे अधिक मक्का यूएसए और सोयाबीन सबसे अधिक यूएसए। संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है न्यूयॉर्क में है। संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पर है, तो आप बताएंगे न्यूयॉर्क में है आपका। उसके बाद बात करेंगे उत्तरी अमेरिका में स्थित सुपीरियर झील जो है विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। जो सुपीरियर झील है वो ताजे पानी की सबसे जो है विश्व की सबसे बड़ी आपकी झील है। उसके बाद बात करेंगे मृत घाटी यूएसए के कैलिफोर्निया में स्थित है। कैलिफोर्निया में क्या है डियर फ्रेंड्स, मृत घाटी जो है आपका यूएसए कैलिफोर्निया में स्थित है। ब्लैक हिल्स और ब्लू हिल्स और ग्रीन हिल्स यूएसए में स्थित है। जो ब्लैक हिल्स है, ब्लू हिल्स है और ग्रीन हिल्स है कहाँ पर स्थित है, तो आप बताएंगे यूएसए में स्थित है आपका। शिकागो यूएसए विश्व में सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहाँ है, शिकागो यूएसए में है आपका। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर फिल्म उद्योग के लिए कैलिफोर्निया का लॉस एंजलिस शहर विश्व प्रसिद्ध है। हॉलीवुड यहीं पर स्थित है। कैलिफोर्निया में क्या है, लॉस एंजलिस शहर है जो कि फिल्म उद्योग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है और यहाँ हॉलीवुड जो है आपका वो यहीं पर स्थित है। सिलिकॉन वैली की बात करेंगे तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में क्या है, सिलिकॉन वैली स्थित है। और उसके बाद बात करेंगे जो कि सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सिलिकॉन वैली किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मैक्सिको विश्व का सर्वाधिक चांदी उत्पादक देश है। मैक्सिको में सबसे ज़्यादा चांदी उत्पादन होता है। और उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन या एस्किमो कनाडा कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, उत्तरी अमेरिका के जो मूल निवासी होते हैं उनको हम रेड इंडियन के नाम से और एस्किमो कनाडा कहते हैं। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर एस्किमो का घर जो होता है वो बर्फ़ का बना होता है जिसे इग्लू कहते हैं। संसार में सोने की सबसे बड़ी खान कहाँ है, ओंटारियो कहाँ है, कनाडा में है। सोने की सबसे बड़ी खान कहाँ पे है, तो ओंटारियो कनाडा में स्थित है आपकी। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका आता है। विश्व का शुष्कतम स्थान है, शुष्कतम स्थल है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश विस्तार जो है दक्षिण गोलार्ध में है और ये विश्व का 4था सबसे बड़ा महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश जो है वो कौन सा है, उरुग्वे। उरुग्वे के अंदर सबसे ज़्यादा नगर पाए जाते हैं इसलिए दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश इसको बोलते हैं। और दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कौन सा है, बोलीविया। जो स्थलरुद्ध आपका एक स्थल है, देश है जो दक्षिण अमेरिका का है, सबसे बड़ा है आपका। ब्राज़ील विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन के लिए आपका जो है देश है ब्राज़ील। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन होता है। ब्राज़ील का साओ पाउलो विश्व की कॉफ़ी मंडी के नाम से जाना जाता है। जो साओ पाउलो है वो ब्राज़ील का जो ब्राज़ील है उसमें क्या है, एक विश्व की कॉफ़ी मंडी के नाम से हम इसको जानते हैं। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर ब्राज़ील में कहवा कॉफ़ी के बागों को फजेंडा कहते हैं। फजेंडा किसके लिए कहते हैं, तो कहवा कॉफ़ी के बागों को कहते हैं। विश्व में सबसे अधिक सांप कहाँ पाए जाते हैं, तो ब्राज़ील में पाए जाते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा झरना है एंजिल वेनेजुएला। सबसे ऊंचा झरना है आपका एंजिल वेनेजुएला, कैरोना नदी पर स्थित है। सेंटोस क्या है, ब्राज़ील का कॉफ़ी बंदरगाह है। सेंटोस क्या है, एक ब्राज़ील का जो है कॉफ़ी का बंदरगाह है। उसके बाद बात करेंगे अफ्रीका की, तो ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्या, अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप है। जिब्राल्टर जल संधि द्वारा यूरोप से अलग होता है। जिब्राल्टर जो जल संधि है वो हमारी यूरोप से अलग करती है अफ्रीका को। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में हिंद महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर स्थित हैं आपके। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत रेखा भी, कर्क रेखा भी और मकर रेखा भी गुजरती है।
नील नदी का वरदान मिस्र को कहते हैं। जो नील नदी का वरदान है उसे किसको कहते हैं? मिस्र को कहते हैं। कांगो नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। जो कांगो नदी हमारी वो विषुवत रेखा को 2 बार जो है काटती है। और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। 2 बार काटने वाली जो मकर रेखा को 2 बार काटती है वो कौन सी नदी है? तो लिम्पोपो है। और जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है वो कांगो नदी है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर आपका अफ्रीका में स्थित किम्बरले की खान विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है, इसलिए हीरों का देश इसे कहा जाता है। किसको? तो यहाँ पर बात करेंगे किसको कहा जाता है? अफ्रीका को। ओस्वान बांध नदी जो नील नदी है कहाँ पर स्थित है? यहीं पर स्थित है। और नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर क्या है? काहिरा। नील नदी पर जो सबसे बड़ा शहर बसा हुआ है उसका नाम है काहिरा। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। कहाँ पर? जाम्बेजी नदी पर क्या स्थित है? तो विक्टोरिया जलप्रपात। हॉर्न और अफ्रीका के पूर्वी भाग को कहा जाता है। हॉर्न और अफ्रीका किसको कहा जाता है? अफ्रीका के पूर्वी भाग को। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? तो इसके अंतर्गत इथोपिया, जिबूती और सोमालिया देश आते हैं। अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहते हैं क्योंकि ये आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ है आपका। उसके बाद बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया। ये सबसे छोटा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इस महाद्वीप में लगभग 24 देश हैं। मकर रेखा इस महाद्वीप के बीचों बीच से गुजरती है। इस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को क्या कहते हैं? एबोरिजिन्स के नाम से जानते हैं। और इसके बाद बात करेंगे डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ग्रेट बैरियर रीफ है आपकी एक प्रवाल भित्ति है जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और बॉक्साइड यहाँ पर सबसे अधिक ऑस्ट्रेलिया में प्राप्त होता है, बॉक्साइड। अब बात आती है डियर फ्रेंड्स जलमंडल। तो डियर फ्रेंड्स एक बार आप जो है हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, आपको एक लाइक से आपको जो है हमारे लिए एक मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश हम करते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल की सब्सक्राइब को ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिए। इस किताब से आप जो है कम्प्लीटली मैं कह सकता हूँ एक भी क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से या जीएस से जो भी 20 या जो भी क्वेश्चन आपके आए इस बुक से बाहर आपके नहीं जाएंगे। उसके बाद बात कर देंगे यहाँ जलमंडल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो विश्व के प्रमुख गर्त के बारे में हम जानेंगे कि जो विश्व के प्रमुख गहरे गहरे गड्ढे हैं वो कहाँ पर स्थित है। तो मेरियाना गर्त कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में आपकी पड़ती है। कहाँ पर? मेरियाना गर्त कहाँ पड़ेगी? तो आपका पड़ेगी प्रशांत महासागर में। टोंगा गर्त आपसे पूछ लिया जाए तो टोंगा गर्त भी आपकी कहाँ है? प्रशांत महासागर में स्थित है। अब प्रशांत महासागर को देख लेते हैं हम। तो ये धरातल के 1/3 भाग को ढकता है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। एवं क्षेत्र संपूर्ण स्थल के क्षेत्रफल से अधिक है। इस विशाल महासागर में कुल लगभग 2000 से अधिक द्वीप हैं। क्या है इस पर? कुल लगभग 2000 से अधिक हमारे क्या है यहाँ पर द्वीप हैं इस पर स्थित। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर अटलांटिक महासागर आता है। ये संपूर्ण संसार का छठा भाग है। इसका क्षेत्रफल प्रशांत महासागर का लगभग आधा है और संसार के क्षेत्रफल लगभग 16% है। अटलांटिक महासागर की हम बात कर रहे हैं। इस महासागर की आकृति अंग्रेजी एस के आकार की है। एस की आकृति के आकार किसकी है? अटलांटिक महासागर से मिलती जुलती है। उसके बाद बात करेंगे हिंद महासागर की। इसके उत्तर में एशिया महाद्वीप, दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप स्थित है। और ये कैसा है? अर्ध महासागर है। इस महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है आपका मेडागास्कर। मेडागास्कर किसका द्वीप है? हिंद महासागर का। लक्षद्वीप और मालदीव प्रवाल द्वीपों के उदाहरण है। प्रवाल द्वीपों के 2 उदाहरण है हिंद महासागर में। उसके बाद वायुमंडल की संरचना की बात करेंगे हम डियर फ्रेंड्स। जो हमारा वायुमंडल है किन किन तत्वों से मिलकर बना होता है और उसकी संरचना के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वायु की जो हमारी परतें होती हैं उनको हमने क्या किया है? निम्न परतों में बांटा है। जिसको पहली परत का नाम है क्षोभ मंडल, जिसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर के नाम से। तो ट्रोपोस्फीयर को हम देखेंगे ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को हम क्षोभ मंडल के या ट्रोपोस्फीयर के नाम से जानते हैं। इस मंडल को हम अधोमंडल भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है व विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होती है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर जो है सभी वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी और वर्षा इसी मंडल में होती है। हमारे बादल और जो आंधी और जो वर्षा होती है हमारी वो किस में होती है? वो क्षोभ मंडल में होती है। इसे संवहन मंडल के नाम से भी
जानते हैं। क्षोभ मंडल को किस नाम से जानते हैं, तो आप बताएंगे संवहन मंडल के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद सेकंड आता है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से हम इसे जानते हैं। समताप मंडल जो 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक है। इसमें तापमान समान रहता है और 20 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक ये है। और इस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है। वायुयान हम जो उड़ाते हैं, हमारे हवाई जहाज वगैरह हैं, वो कौन सी परत में उड़ते हैं, तो आप बताएंगे समताप मंडल में ये हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में ये उड़ते हैं। इस मंडल में एक ओजोन गैस की परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से अवशोषित कर लेती है, इसलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे किसको, तो आप बताएंगे स्ट्रेटोस्फीयर को। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस होती है CFC, जो AC फ्रिज उपकरणों से निकलती है और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो है क्लोरीन गैस के कारण होता है। ओजोन परत की मोटाई नापने में डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। डॉप्सन जो इकाई होती है उससे हम क्या नापते हैं, क्या मापते हैं, आप बताइए। ओजोन परत की मोटाई को इससे हम नापते हैं। उसके बाद चौथा जो आता है वो है आपका आयन मंडल, आयोनोस्फीयर के नाम से इसे जानते हैं। इसकी ऊंचाई होती है 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। इस मंडल में हमारा क्या कार्य है, रेडियो, टीवी, रडार और फोन संचार की किरणें परिवर्तित होती हैं और संचार उपग्रह इसी मंडल में पाए जाते हैं। उसके बाद आता है आपका बाह्य मंडल, एक्सोस्फीयर यानी एक्सोस्फीयर। 640 किलोमीटर से ऊपर का जो भाग होता है उसे बाह्य मंडल के नाम से जानते हैं। इसकी ऊपरी की जो कोई सीमा निर्धारित नहीं है। इस मंडल में हाइड्रोजन व हीलियम गैस की प्रधानता होती है। अब बात करेंगे डिफरेंट विश्व की नहरें। तो विश्व की नहरें हम देखते हैं तो कील नहर कहाँ पर है, जर्मनी में है और उत्तरी महासागर और बाल्टिक महासागर की आपस में क्या करते हैं, जोड़ती है। सुएज नहर कहाँ पर है, तो आप बताएंगे मिस्र में है, जो लाल सागर को और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती हैं। और उसके बाद बात करेंगे सू नहर USA में स्थित है, जो सुपीरियर झील को और ह्यूरन झील को आपस में जोड़ती है। पनामा नहर की बात करेंगे तो ये पनामा में स्थित है, जो कि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करती है, यहाँ पर जोड़ती है, जिसे हम बोलते हैं कैरिबियन सागर। विश्व की प्रमुख जल संधियों के नाम देख लेते हैं डिफरेंट से यहाँ पर। तो विश्व की जो है प्रमुख जल संधियाँ कौन सी हैं, एक तरफ जल संधि का नाम है, दूसरी तरफ संकेत किस किस को जोड़ती है, भौगोलिक स्थिति आपको दी गई है। मलक्का जनसंधि आपकी क्या है, तो अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर, इंडोनेशिया और मलेशिया को ये क्या करती हैं, आपको जो है जोड़ती हैं। कौन सी, मलक्का जनसंधि जो है। पाक जल संधि की बात करेंगे हम तो वो क्या करती है, मन्नार और बंगाल की खाड़ी और भारत और श्रीलंका को आपस में जोड़ती है। कौन सी, पाक जल संधि। मोजाम्बिक चैनल आता है आपका, जो कि हिंद महासागर को मोजाम्बिक और मालागासी से जोड़ता है। उसके बाद टोरस जल संधि की बात करेंगे तो ये आराफुरा सागर और पापुआ की खाड़ी या पापुआ या न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया को आपस में जोड़ता है। उसके बाद बेरिंग जल संधि आती है डिफरेंस। तो बेरिंग जल संधि का कार्य क्या है कि बेरिंग सागर एवं चुक्सी सागर और अलास्का और रूस यानी आपका ये इसको जोड़ती है। डेविस जल संधि आती है, जो कि बैफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर यानी ग्रीनलैंड और कनाडा को आपस में जोड़ती है। उसके बाद बात करेंगे डोबर जल संधि आपकी आती है, जो कि इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर इंग्लैंड फ्रांस को आपस में जोड़ती है। जिब्राल्टर जल संधि आती है, जो भूमध्य सागर को और अटलांटिक महासागर को स्पेन और मोरक्को को आपस में जोड़ती है। तो अब बात करेंगे विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम हैं। कुछ ऐसे नाम हैं जिसको हम भौगोलिक उपनाम के नाम से जानते हैं, विश्व के प्रमुख हैं, उनको हम देखेंगे। तो यहाँ पे स्वप्निल मीनारों वाला शहर, स्वप्निल मीनारों वाला शहर किसको कहते हैं, तो आप बताएंगे ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड को हम कहते हैं। यूरोप का वाराणसी हम किसे कहते हैं, तो यूरोप का वाराणसी कहते हैं लीडन सिटी, जो कि स्विट्जरलैंड में आपका स्थित है। मरकत द्वीप के नाम से हम जाने तो वो आयरलैंड होता है। मरकत द्वीप कैसा है, किसको कहते हैं, आयरलैंड को। उसके बाद आता है डिफरेंस यहाँ पर आता है 7 पहाड़ियों का नगर। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहते हैं, रोम को। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहेंगे, रोम को। पोप का शहर किसे कहेंगे, रोम को। पोप का शहर किसको, रोम को। इटर्नल सिटी किसको कहेंगे, रोम को, इटर्नल सिटी। होल सिटी किसको बोलेंगे, होली सिटी। होली सिटी भी रोम को बोलेंगे, होली सिटी भी हम रोम को। पश्चिम का बेबीलोन किसे कहेंगे, पश्चिम का बेबीलोन भी रोम को कहेंगे। उसके बाद रक्तवर्ण महिला जो है आपकी वो किसको कहेंगे,
रोम को कहेंगे। तो किसको कहेंगे? रोम को। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर प्राचीन विश्व साम्राज्य किसे कहेंगे? वो भी रोम को कहेंगे। उसके बाद बात करेंगे एम्पायर सिटी की। तो एम्पायर सिटी हम किसे कहेंगे? तो न्यूयॉर्क यूएसए को हम कहेंगे एम्पायर सिटी। उसके बाद बात करेंगे संसार की छत किसे कहते हैं? तो पामीर का पठार जो उसको हम संसार का जो है क्या कहते हैं? आपका कहते हैं संसार की छत पामीर के पठार को कहते हैं। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट, उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट 7 टापुओं का नगर किसे कहते हैं? तो 7 टापुओं का जो नगर है हम किसे कहेंगे? तो वो मुंबई को हम कहेंगे। 7 टापुओं का नगर किसे कहेंगे? मुंबई को। भारत का जो है मसालों का बगीचा किसे कहेंगे? तो केरल को कहते हैं मसालों का बगीचा। श्वेत शहर के नाम से किसको जानते हैं हम? तो बेलग्रेड को हम जानते हैं। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर मोतियों का द्वीप किसे कहते हैं? तो मोतियों का द्वीप आप बताएंगे बहरीन को कहते हैं। और पवन चक्कियों की भूमि जो है, पवन चक्कियों की भूमि उसे नीदरलैंड को हम कहते हैं। अंध महाद्वीप किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे अफ्रीका को कहते हैं। और दक्षिण का ब्रिटेन किसको कहते हैं? तो दक्षिण का ब्रिटेन हम न्यूजीलैंड को कहते हैं। उसके बाद नील नदी की देन किसको कहते हैं? तो आप बुलाएंगे वो मिस्र को कहते हैं आपको। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर उगते सूर्य का देश किसे कहते हैं? जापान को। उगते सूर्य का देश किसे कहते हैं? जापान को। डूबते सूर्य का देश किसे कहते हैं? ब्रिटेन को। डूबते सूर्य का देश किसे कहेंगे? ब्रिटेन को। मध्य रात्रि के उदय सूर्य उदय का देश कौन सा है? नॉर्वे है। और पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? ओसाका को। पूर्व का जो मैनचेस्टर है उसे ओसाका को। इंग्लैंड का बगीचा किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे कैंट को कहते हैं। गोरों की कब्र किसे कहते हैं? गिनी तट अफ्रीका को कहते हैं। उसके बाद विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? क्यूबा को। और एंटीलीज का मोती किसे कहते हैं? वो भी हम क्यूबा को बोलते हैं। तो क्यूबा को क्या बोलते हैं? विश्व का चीनी का कटोरा। और एंटीलीज का मोती हम क्यूबा को बोलते हैं। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर गार्डन सिटी किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे शिकागो को। हवा वाला शहर किसे कहते हैं? तो शिकागो को। यानी गार्डन सिटी और हवा वाला शहर कहाँ है? तो आप बताएंगे शिकागो को हम कहते हैं। कंगारुओं की भूमि की हम बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। और झीलों का देश किसे कहते हैं? तो झीलों का देश हम फिनलैंड को कहते हैं। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर भूमध्य सागर का द्वार। भूमध्य सागर का द्वार किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे जिब्राल्टर को कहते हैं। पवित्र भूमि हम किसको कहते हैं? तो जेरूसलम इजराइल को कहते हैं पवित्र भूमि। लिली का देश किसको कहते हैं? तो लिली का देश है कनाडा। कनाडा को हम क्या कहते हैं? लिली का देश कहते हैं। हजारों हाथियों की भूमि किसको कहते हैं? तो हजारों हाथियों की भूमि हम कहते हैं लाओस को। लाओस को क्या कहते हैं? हजारों हाथियों की भूमि। सफ़ेद हाथियों की भूमि किसको कहते हैं? तो सफ़ेद हाथियों की जो भूमि है उसे कहते हैं थाईलैंड को। उसके बाद बात करेंगे हम पूर्व का जो वेनिस है, पूर्व का वेनिस जो है उसको कोच्चि कहते हैं। और अरब सागर की रानी भी हम किसको कहते हैं? कोच्चि, केरल को कहते हैं। तो पूर्व का वेनिस और अरब सागर की रानी कोच्चि को कहते हैं। यूरोप का खेल का मैदान जैसे मैंने अभी बताया था आपको स्विट्जरलैंड को कहते हैं। और हिंद महासागर का मोती किसको कहते हैं? तो श्रीलंका को कहते हैं हिंद महासागर का मोती। उसके बाद पूरब का मोती किसको कहते हैं? वो भी श्रीलंका को कहते हैं। पूरब का मोती और हिंद महासागर का मोती किसको कहते हैं? श्रीलंका को कहते हैं। उसके बाद बात करेंगे यहाँ यूरोप के बारूद का पीपा, यानी बारूद का पीपा किसे कहते हैं? बाल्कन को कहते हैं। उसके बाद स्मारकों की नगरी किसको कहते हैं? तो वो वियना को हम कहते हैं। तो पढ़ेंगे यहाँ पर नेक्स्ट आपका जो यहाँ पर देखते हैं कि विश्व की जन्नत किसको कहते हैं? तो पेरिस को कहते हैं। विश्व की जन्नत किसको कहते हैं? पेरिस को। संसार का रोटी भंडार किसको कहते हैं? पियरिज, उत्तरी अमेरिका को कहते हैं। और स्वर्णिम पैगोडा का देश हम किसको कहते हैं? म्यांमार को कहते हैं। उसके बाद बात करेंगे विश्व की प्रमुख भौगोलिक खोजें हैं। तो जो हमारी प्रमुख खोजें हैं किन के द्वारा की गई हैं यह आपको हम डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर देखते हैं उत्तरी ध्रुव की जो खोज की थी किसके द्वारा? रॉबर्ट पियरे यूएसए के थे। और जो है 1909 में इन्होंने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। और दक्षिणी ध्रुव की बात करें किसने खोज की थी? तो एमंडसन नार्वे 1911 जो नार्वे के थे एमंडसन, इन्होंने क्या किया था? दक्षिणी ध्रुव की जो है खोज की थी। सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो सौर मंडल की खोज कोपरनिकस जो कि पोलैंड के थे 1540 में सौर मंडली खोज इन्होंने की थी। हवाई द्वीप जो है समूह की खोज, जो हवाई द्वीप समूह
की खोज की थी वो कैप्टन कुक ने की थी 1770 में। सुएज नहर का निर्माण किसने कराया था? तो आप बताएंगे फर्दिनांद द लेपेस के द्वारा 1869 में इसका निर्माण सुएज नहर का कराया था। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? तो केपलर थे जो जर्मनी के थे, इन्होंने ग्रहों की गति का नियम दिया था। और भारत की जो खोज की थी आपकी वो वास्को डी गामा ने की थी। वास्को डी गामा ने पुर्तगाल का था, 1498 में इसने क्या किया था? भारत की खोज की थी। उसके बाद विश्व के जो है आपका प्रसिद्ध स्थान की बात करेंगे तो जो व्हाइट हाउस है आपका, व्हाइट हाउस कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में है। पेंटागन कहाँ पर है? तो आप बताएंगे वॉशिंगटन डीसी में। व्हाइट हाउस और पेंटागन कहाँ पर है? तो वॉशिंगटन डीसी में। ओपेरा हाउस की बात अगर आपसे पूछी जाए तो आप बताएंगे सिडनी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ओपेरा हाउस। एफिल टावर की बात करी जाए, एफिल टावर कहाँ पर है? तो आप बताएंगे पेरिस फ्रांस में है। पेरिस के फ्रांस यानी फ्रांस का जो पेरिस है उसमें क्या है? हमारा एफिल टावर है। उसके बाद जो है मर्डेका पैलेस की बात आपसे पूछी जाए, मर्डेका पैलेस तो जकार्ता इंडोनेशिया में हो जाएगा आपका। झुकी हुई मीनार किसे कहते हैं? तो जो है हम पीसा इटली को कहते हैं। उसके बाद डाउनिंग स्ट्रीट किसे कहते हैं? तो लंदन है आपका। और कॉलोसियम कहाँ पर है? तो आप बताएंगे रोम इटली में है। उसके बाद बात करेंगे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आपका कहाँ पर? न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित है आपका। बात करेंगे विश्व की प्रमुख नदी है, उसको हम देख लेते हैं, डिस्कस करेंगे। विश्व की प्रमुख नदी नाम यहाँ पर एक तरफ दिया गया है, दूसरी तरफ उद्गम स्थान दिया गया है, तीसरी तरफ गिरने का स्थान। नील नदी कहाँ पर पड़ती है? तो आप बताएंगे जो नील नदी है हमारी विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में ये गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपकी मानसरोवर झील से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो आप बताएंगे मानसरोवर झील से और अरब सागर में जाकर गिरती है। डैन्यूब नदी का जो उद्गम स्थल है वो ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से निकलती है और काला सागर में जाकर ये गिरती है। अमेजन नदी की बात करें तो ये लेगो बिलफेरो से निकलती है और अटलांटिक महासागर में जाकर ये गिरती है। नाइजर नदी की बात करेंगे, नाइजर नदी जो है गिनी तट से निकलती है और गिनी की खाड़ी में जाकर ये गिरती है। एक बार फिर से देखेंगे कि जो नील नदी है वो विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सिंधु नदी जो है मानसरोवर झील से निकलती है और अरब सागर में गिरती है। और जो डैन्यूब नदी है वो ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से निकलती है और काला सागर में जाकर गिरती है। अमेजन नदी है जो है लेगो बेलफेरो से निकलती है और अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है। नाइजर नदी जो है गिनी तट से निकलती है और गिनी की खाड़ी में जाकर गिरती है। उसके बाद करेंगे मकर रेखा जो है डिफरेंस यहाँ पर बात करेंगे कि मकर रेखा को 2 बार काटती है कौन सी? लिम्पोपो नदी जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है कांगो नदी जो कि जायरे नदी। और कर्क रेखा को 2 बार काटती है वो माही नदी, यह है भारत की माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है कांगो नदी। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी को कहते हैं लिम्पोपो नदी जो दक्षिण अफ्रीका में है। अमूर नदी जो है रूस तथा चीन के बीच में सीमा बनाती है। रूस और चीन के बीच में जो सीमा बनाती है वो कौन सी नदी बनाती है? तो आप बताएंगे आपका अमूर नदी। विक्टोरिया जलप्रपात है करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर स्थित है। जो करीबा बांध कहाँ पर है? जाम्बेजी नदी पर। और विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? जाम्बेजी नदी पर स्थित है। मिसिसिपी नदी विश्व की सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाने वाली कौन सी नदी है? तो मिसिसिपी। इसके द्वारा बनाया गया डेल्टा पक्षी के पंजे जैसा है। पक्षी के पंजे जैसा डेल्टा जो है किस नदी के द्वारा बनाया गया है? तो आप बताएंगे मिसिसिपी नदी के द्वारा बनाया गया है। उसके बाद बात करेंगे विश्व के प्रमुख देशों की राजधानी और मुद्रा के बारे में। तो एक तरफ मिलेगा आपको देश का नाम, दूसरी तरफ मिलेगा राजधानी और तीसरी मिलेगी मुद्रा। भारत की राजधानी कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है और इसकी मुद्रा क्या है? रुपया है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ पर है? तो आप बताएंगे ढाका में है और इसकी जो मुद्रा है यहाँ की तो वो टका है। उसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो है भूटान की जो है राजधानी कहाँ पर है? तो आप बताएंगे थिम्पू है। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। और जो है लगन लटूम जो है वहाँ की मुद्रा है। नेपाल की राजधानी आपकी काठमांडू है और नेपाल में क्या चलता है? रुपया। उसके बाद पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद और यहाँ पर भी इनकी मुद्रा क्या है? रुपया। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर अफ़गानिस्तान की जब बात करते हैं तो अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल में है और अफ़गानी यहाँ की जो है मुद्रा है। चीन की बात करेंगे, चीन की राजधानी बीजिंग है।
और यहाँ पर इसे बोलेंगे रनबवी जो है, रनमी वनी जो है यहाँ की मुद्रा है। श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो, और यहाँ पर बात करेंगे रुपया यहाँ पे भी चलता है। ईरान की बात करेंगे तो यहाँ तेहरान है, ईरान की राजधानी कहाँ है, तेहरान। रियाल यहाँ की मुद्रा है। इराक की राजधानी जो है आपकी बगदाद है, इराक की राजधानी बगदाद है। और दीनार यहाँ की मुद्रा है। दीनार कहाँ की मुद्रा है तो आप बताएंगे इराक की। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, और यहाँ पर क्या चलता है, रुपया, यहाँ की मुद्रा भी रुपया है। मलेशिया की जो है कुआलालंपुर जो है यहाँ की राजधानी है, और रिंगगिट यहाँ की मुद्रा है। थाईलैंड की जो राजधानी है वो बैंकॉक है, और ये यहाँ पर जो मुद्रा है वो बेहत है। और संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी, और यहाँ दिरहम यहाँ की जो क्या है, मुद्रा है। उसके बाद बात करेंगे तुर्की की राजधानी कहाँ है तो आप बताएंगे अंकारा है, और लीरा यहाँ पर क्या है, मुद्रा है। कतर की राजधानी क्या है, दोहा, और यहाँ का जो मुद्रा है वो रियाल है। उत्तर कोरिया की जो है राजधानी क्या है, प्योंगयांग, या प्योंगयांग यहाँ पर बोल सकते हैं, वान यहाँ की मुद्रा है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, और वॉन यहाँ की मुद्रा है। मकाऊ की राजधानी क्या है, मकाऊ है, और पटाका यहाँ का क्या है, आपका जो है मुद्रा है। उसके बाद बात करेंगे जापान की राजधानी टोक्यो, और येन यहाँ की मुद्रा है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर है, और डॉलर यहाँ का क्या है, मुद्रा है। मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस, और रुपया यहाँ की मुद्रा है। मोरक्को की राजधानी है रबात, रबात कहाँ की है, मोरक्को की राजधानी। दिरहम यहाँ की क्या है, मुद्रा है। दक्षिण अफ्रीका की है प्रिटोरिया राजधानी है, और रैंड यहाँ की क्या है, मुद्रा है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, और यहाँ पर डॉलर आपकी मुद्रा है। उसके बाद बात करेंगे जर्मनी, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, और यूरो यहाँ की क्या है, आपकी यूरो का यहाँ की मुद्रा है। स्विट्ज़रलैंड की हम बात करेंगे तो बर्न है, और यहाँ पर मुद्रा क्या है, फ्रैंक है। ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, और पाउंड यहाँ की क्या है, मुद्रा है। फिनलैंड की राजधानी क्या है, हेलेंसिकी, हेलेंसिकी, और यूरो यहाँ की आपकी क्या है, मुद्रा है। तो डियर फ्रेंड्स, क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं डियर फ्रेंड्स, भारत का भूगोल हम स्टार्ट करेंगे। तो भारत का भूगोल अब हम स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास के बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, क्योंकि जो है हम एक ही क्लास में आज हम जो है भूगोल को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। तो भारत की आकृति की बात करिए तो चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय है। अक्षांश की दृष्टि से भारत जो उत्तरी गोलार्ध का देश है, और तथा देशांतर की दृष्टि से देखते हैं तो पूर्वी गोलार्ध के मध्य स्थित है। तो डियर फ्रेंड्स, से बढ़ेंगे यहाँ पर आगे की ओर। तो आगे कहता है यहाँ पर कि जो भारत है हमारा उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। भारत के क्षेत्रफल की जब हम बात करेंगे तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है 7वां सबसे बड़ा देश है, जिसमें सबसे पहले कौन सा है, रूस है। उसके बाद में कनाडा है, कनाडा के बाद में चीन है, चीन के बाद में बात करेंगे यहाँ पर यूएसए आता है, यूएसए के बाद में ब्राज़ील 5वें नंबर पर, 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, 7वें पर भारत आता है। उसके बाद 8वें नंबर पर आता है अर्जेंटीना। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरे सबसे बड़ा देश है। अब तक तो देश का विश्व का सबसे पहला देश हो गया होगा। चीन नंबर 1 पे थी, भारत नंबर 2 पे है, और यूएसए नंबर 3 पे है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर भारत का उत्तर से दक्षिण तक का जो विस्तार है वो 3214 किलोमीटर। अगर आप उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहे हैं तो 3214 किलोमीटर, और पूरब से आपको पश्चिम तक जाना है तो 2933 किलोमीटर आपका है। त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा शून्य रेखा कहलाती है। शून्य रेखा क्या कहलाती है, त्रिपुरा और जो बांग्लादेश की रेखा है उसको हम शून्य रेखा के नाम से जानते हैं। भारत की स्थल सीमा की रेखा की लंबाई करें तो 15,200 किलोमीटर है। इसके तटीय भाग की लंबाई की बात करें तो 7516.5 किलोमीटर आपकी कौन सी है, तटीय भाग की सीमा है, लंबाई है। बात करेंगे यहाँ पर, परंतु भारत की तटरेखा की लंबाई मुख्य भूभाग की हम बात करें, मुख्य भूभाग की जो लंबाई है वो है
6100 किलोमीटर, यानी मुख्य भूभाग को अगर हम छोड़ दें तो जो हमारी लंबाई बचेगी वो 6100 किलोमीटर आपकी बचेगी। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात, जो सबसे लंबी तटरेखा आपको बनाता है, और दूसरे स्थान पर है आंध्र प्रदेश, जो कि आपका सबसे लंबी जो है तटरेखा बनाता है। सबसे छोटी जो तटरेखा है वो आपका कौन सा है, गोवा की है। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, सबसे दक्षिणतम, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसका पहला नाम होता था पिगमेलियन पॉइंट। पिगमेलियन पॉइंट हम किसको जानते थे, इंदिरा पॉइंट को जानते थे, जो ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल, जो लद्दाख में स्थित है। उसके बाद बात करेंगे भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु आपका सरकिरिक, जो कि गुजरात में है, तथा पूर्वी बिंदु किबथू अरुणाचल प्रदेश में है। भारत के 9 राज्य जो है तट से लगे हुए हैं। संकोच नदी असम व अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। आपको जो अरुणाचल प्रदेश है और असम है, उनके बीच में जो सीमा बनाती है वो संकोच नदी बनाती है। उसके बाद बात करेंगे कि जो कोलंबो पॉइंट है आपका, वो कहाँ पर है, मुंबई में है। पॉइंट कालीमेरे जो है आपका कहाँ है, तमिलनाडु में है। और जो पॉइंट पेड्रो है वो कहाँ पर है, जाफना श्रीलंका में है। बुर्जिल दर्रा श्रीलंका को गिलगिट से जोड़ता है। जो बुर्जिल दर्रा है वो श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। और सिपगिला दर्रा जो है शिमला और तिब्बत को जोड़ता है। तिब्बत और शिमला को कौन जोड़ता है, सिपगिला दर्रा। उसके बाद करेंगे यांगयाप दर्रा के पास ब्रह्मपुत्र नदी में भारत में प्रवेश करती है। यांगयाप दर्रा के पास से ही जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है वो हमारे देश में को प्रवेश करती है। जोजिला दर्रा का निर्माण सिंधु नदी से हुआ है। जोजिला नदी का निर्माण किस नदी ने किया है, तो आप बताएंगे सिंधु नदी ने जोजिला दर्रा का निर्माण किया है। सिपकिला दर्रा की बात करेंगे तो कहाँ पर है, सतलज नदी ने किया है। और जैलपेला दर्रा है जो तीस्ता नदी ने इसका निर्माण किया है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। यहाँ से चीन के लिए एक सड़क बनाई गई है। NH-1A लेह को जोजिला दर्रा से होते हुए कश्मीर की घाटी तक जोड़ता है। जवाहर सुरंग जो है बनिहाल दर्रा पर स्थित है। जो जवाहर सुरंग है आपकी वो बनिहाल दर्रा पर आपकी स्थित है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर हम कर्क रेखा भारत के मध्य से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जो हमारी कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें सबसे पहला राजस्थान, दूसरा गुजरात, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पाँचवा झारखंड और छठा पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल तथा भूटान शामिल हैं आपके। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर जो है भारत के पड़ोसी देश और उनसे लगने वाले राज्य। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एक बार जरूर कर दें। आपको जो है एग्जाम से पहले आपको कंप्लीट बुक का सलूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चीन की बात करेंगे, हमारा पड़ोसी देश है। कौन कौन से राज्य की सीमा हमारी चीन से लगती है, तो लद्दाख की लगती है, हिमाचल प्रदेश की, उत्तराखंड की, सिक्किम की और अरुणाचल प्रदेश की। 5 स्टेट ऐसे हमारे जो चीन से सीमा हमारी साझा करते हैं, जिसमें लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश आता है। दूसरा पड़ोसी देश है आपका पाकिस्तान। कितने राज्य हैं जो पाकिस्तान से सीमा लगाते हैं, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। ये जो हमारे 4 राज्य जो हैं आपके किससे सीमा लगाते हैं, तो आप बताएंगे यहाँ पर पंजाब, राजस्थान, गुजरात और यहाँ पर जम्मू कश्मीर। एक हमारा जो राज्य श्रीनगर यहाँ पर हम बताएंगे लद्दाख भी जो है हमारा पाकिस्तान से सीमा लगाता है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर जो है अफगानिस्तान से सीमा लगाता है। उसके बाद भूटान की बात करेंगे तो सिक्किम सीमा लगाता है, असम है, पश्चिम बंगाल है, अरुणाचल प्रदेश जो है हमारी सिक्किम से सीमा लगाता है। उसके बाद म्यांमार जो है आपका, तो म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर ये हमारी जो है म्यांमार से सीमा लगाते हैं। नेपाल की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, बिहार और पश्चिम बंगाल की, और सिक्किम और उत्तराखंड की सीमा हमारी लगती है। उसके बाद बात करेंगे बांग्लादेश, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और बंगाल की जो सीमा है हमारी वो लगती है बांग्लादेश से। उसके बाद बात करेंगे भारत के कुल 17 राज्य हैं पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हुए हैं। 17 राज्य हैं हमारे जो कि पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हुए हैं। भारत की जलीय सीमा से कुल 7 देश लगे हुए हैं, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश, इंडोनेशिया जो है हमारे जलीय सीमा से लगे हुए हैं। कौन कौन से, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, मालदीव है आपका,
म्यांमार है आपका, थाईलैंड है आपका, बांग्लादेश है आपका, इंडोनेशिया है आपका। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर आता है आपका जो भारत में दक्षिण में भारत श्रीलंका से पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी के द्वारा अलग होता है। जाफना श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रा जुड़ा हुआ है। भारत का निकटतम पड़ोसी समुद्री देश है श्रीलंका और तथा इंडोनेशिया। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर हम भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है। 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें उत्तर प्रदेश आता है, मध्य प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़ आता है, उड़ीसा आता है और आंध्र प्रदेश आता है आपका। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर हम नेक्स्ट पश्चिम तटों के नाम हम देखते हैं। जो पश्चिम के तट हैं उनके नाम हम देखेंगे। तो जिसमें गुजरात से गोवा जो है आपका उस तट को कहते हैं हम कोंकण तट, और गोवा से कर्नाटक के तट को हम कहते हैं कन्नड़ तट, और कर्नाटक से केरल के तट को हम क्या कहते हैं मालाबार तट। तो ये पश्चिम तटों के नाम हो गए। अब भारत के पश्चिमी बंदरगाह के नाम देख लेते हैं कौन कौन से बंदरगाह हैं। तो जो कांडला बंदरगाह है आपका वो गुजरात में है। न्हावा सोवा बंदरगाह है वो महाराष्ट्र में है, और मार्मा गोवा जो है आपका वो गोवा में है, और कोच्चि बंदरगाह जो है आपका वो केरल में है। और यहाँ पर बात करेंगे अब मुंबई का सबसे यानी जो बड़ा है सबसे बड़ा वो महाराष्ट्र में है, और मंगलुरु जो बंदरगाह है आपका वो कर्नाटक में स्थित है। तो ये थे आपके भारत के पश्चिमी बंदरगाह। तो अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट जो है अब देखेंगे पूर्वी तटों के नाम। तो पूर्वी तटों के नाम हम देखेंगे डियर फ्रेंड्स। तो कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक जो है उसको कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तटीय भाग तक जो है आपका जो है उत्तरी सरकार तट आता है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर पूर्वी तट के बंदरगाह। पूर्वी तट के बंदरगाह कौन सा है? पारादीप जो बंदरगाह है आपका वो ओडिशा में स्थित है। एन्नोर जो बंदरगाह है आपका वो तमिलनाडु में स्थित है। विशाखापत्तनम जो आपका बंदरगाह है वो आंध्र प्रदेश सबसे गहरा बंदरगाह है। तुतीकोरिन जो बंदरगाह है आपका वो तमिलनाडु में है। चेन्नई बंदरगाह है आपका वो भी तमिलनाडु में है, और कोलकाता बंदरगाह है जो आपका वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो डियर फ्रेंड्स ये थे पूर्वी तट के बंदरगाह। अब बढ़ेंगे यहाँ पर नेक्स्ट लेगून झील की बात करेंगे। तो लेगून झील कौन कौन सी है तो आप बताएंगे यहाँ पर चिल्का जो झील है आपकी वो ओडिशा में है आपकी। पुलिकट झील की बात करेंगे तो ये तमिलनाडु में है पुलिकट, और कोलेरू झील की जब हम बात करेंगे तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है आपकी। अब डियर फ्रेंड्स आते हैं भारत की प्रमुख झीलें। तो भारत की प्रमुख झीलों के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। तो डियर फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो एक तरफ झील मिलेगी, दूसरी तरफ राज्य मिलेगा, और यहाँ पर फिर से झील है और यहाँ पर राज्य मिलेगा। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर बात करेंगे हम जो डल झील है, वेरीनाग झील है, शेषनाग झील है, बुलर झील है और मानसबल झील है और अनंतनाग है। तो डियर फ्रेंड्स ये 6 झील हैं, डल झील, वेरीनाग, शेषनाग, बुलर झील, मानसबल और अनंतनाग। ये सारी की सारी हमारी कहाँ पर है? ये सारी की सारी जम्मू एंड कश्मीर में स्थित हैं। डल झील जम्मू कश्मीर, वेरीनाग जम्मू कश्मीर में, शेषनाग जम्मू कश्मीर में, बुलर झील जम्मू कश्मीर में, मानसबल जम्मू कश्मीर और अनंतनाग जम्मू कश्मीर में। उसके बाद बात करेंगे जयसमंद झील आपकी कहाँ है? राजस्थान में है। सामर झील कहाँ पर है? राजस्थान में है। डीडवाना झील कहाँ पर आपकी? राजस्थान में है। पुष्कर झील आपकी कहाँ है? राजस्थान में है। तो राजस्थान में जयसमंद, सामर, डीडवाना, पुष्कर। जयसमंद, सामर, डीडवाना, पुष्कर झील कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है आपकी। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर जो आता है पेरियार झील की बात करेंगे तो केरल में है, और वेम्बनाड झील आपकी कहाँ है? केरल में है। तो पेरियार और वेम्बनाड झील कहाँ है? केरल में। और लोनार झील की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में स्थित है। और चिल्का झील मैंने बताया था उड़ीसा में है आपकी। और लोकटक झील जो बताई आपकी वो मणिपुर में है। लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर खुरपाताल और देवताल और आपका नैनीताल और आपका मालाताल झील और राकसताल झील। ये आपकी 5 झील हैं, जिसमें खुरपाताल, देवताल, नैनीताल, मालाताल, राकसताल झील कहाँ है सारी की सारी? तो आप बताएंगे उत्तराखंड में है। एक बार फिर से देख लेते हैं। खुरपाताल झील उत्तराखंड में स्थित है, देवताल झील उत्तराखंड में स्थित है, नैनीताल झील उत्तराखंड में स्थित है, मालाताल झील नैनीताल में स्थित है, राकसताल उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर कोलेरू झील की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में मैंने बताया था, और पुलिकट झील में जो बताया था वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में स्थित है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर उत्तराखंड में स्थित प्रयाग जानते हैं।
देखते हैं। उत्तराखंड में जो स्थित हमारे प्रयाग हैं उनको हम देखेंगे। तो जो प्रयाग, एक तरफ प्रयाग है डियर फ्रेंड्स और दूसरी तरफ है आपका नदियाँ। तो देव प्रयाग किसको कहते हैं हम? भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम को देव प्रयाग। कर्ण प्रयाग किसको कहते हैं? अलकनंदा और पिंडर नदी के जो है संगम को कहते हैं। रुद्र प्रयाग किसको कहते हैं? मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम को। और विष्णु प्रयाग किसे कहते हैं? धौली गंगा और अलकनंदा के उसको। और यहाँ पर नंद प्रयाग किसे कहते हैं? नंदनी और अलकनंदा के संगम को कहते हैं। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर केदारनाथ शिवधाम मंदाकिनी नदी पर स्थित है, आदि शंकराचार्य का समाधि स्थल है यहाँ पर। बद्रीनाथ जिसे हम विष्णु धाम के नाम से जानते हैं, अलकनंदा नदी पर स्थित है और ये जो है आपका आदि शंकराचार्य द्वारा 4 पीठों में से एक है। अब बात करेंगे भारत का भौतिक स्वरूप। भारत का भौतिक स्वरूप की बात करेंगे तो भारत की भौगोलिक आकृतियों को 4 भागों में बांटा गया है। भारत की भौगोलिक आकृति है उसको 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें 4 हमारे जो है भागों में कौन कौन से हैं? उत्तर का हिमालय पूर्व पर्वत श्रृंखला, प्रायद्वीपीय पठार, तटवर्ती मैदान एवं द्वीप समूह एवं उत्तर भारत का मैदान। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर देख लेते हैं कि हिमालय पर्वत भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है। इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। इसकी आकृति कैसी है? तो त्रिभुजाकार है। अब बात करेंगे यहाँ पर इस पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति जो है टेथिस सागर पर प्लेट टेक्टोनिक विवर्तनिकी सिद्धांत के आधार पर हुई है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार इंडियन एवं यूरेशियल प्लेटों के टकराव से हिमालय का निर्माण हुआ है। इंडियन और यूरेशियल प्लेटों के आपस में टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ है। ये विश्व की नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। भारत की उत्तरी सीमा पर अवस्थित हिमालय पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे ऊंची है आपकी। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर ट्रांस हिमालय महान हिमालय के उत्तर में तिब्बत में स्थित है। जो ट्रांस हिमालय हमारा वो कहाँ पर स्थित है? तो बताएंगे हिमालय के उत्तर में तिब्बत में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू या गोल्डविन ओस्टिंग है, जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। बृहद हिमालय किसे कहते हैं? तो लघु हिमालय है, जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर माउंट एवरेस्ट विश्व की सर्वोच्च चोटी है। इसे तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा बोलते हैं और नेपाल में सागरमाथा के नाम से जानते हैं। मध्य हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। जो मध्य हिमालय है वो महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। लघु हिमालय की ढीले पर पाए जाने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को कश्मीर में मर्ग कहते हैं, जैसे कि गुलमर्ग और सोनमर्ग। शिवालिक को जम्मू कश्मीर, जम्मू की पहाड़ियों तथा अरुणाचल प्रदेश में डफला, मिसली, मेरी और आवार पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। किसको? शिवालिक को। शिवालिक को अगर हम अरुणाचल प्रदेश में जानेंगे तो डफला नाम से, मिसमी नाम से, मेरी नाम से और अबोर की पहाड़ियों के नाम से जानेंगे। जम्मू कश्मीर में जानेंगे जम्मू की पहाड़ियों के नाम से। लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच कई घाटियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें द्वार कहते हैं, जैसे कि हरिद्वार और कोटद्वार। और दून जो है देहरादून कहा जाता है। अरावली पर्वतमाला की बात करते हैं तो ये राजस्थान में स्थित है। ये भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। कौन सी? अरावली। नवीनतम पर्वतमाला है हिमालय। अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा जो शिखर है वो गुरु शिखर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। लूनी नदी कच्छ केरल से गायब हो जाती है। जो लूनी नदी है आपकी राजस्थान से निकलती है वो कच्छ केरल में जाकर गायब हो जाती है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर नदियों के किनारे जो है प्रमुख नगर हमारे बसे हुए हैं। तो एक तरफ नगर मिलेगा और दूसरी तरफ आपका नदी मिलेगा। तो आगरा जो शहर है आपका, आगरा जो नगर है वो यमुना नदी पर है। दिल्ली भी आपकी यमुना नदी पर है। बद्रीनाथ की बात करेंगे तो अलकनंदा नदी पर है। फिरोजपुर की बात करेंगे तो ये आपका सतलुज नदी पर है। हरिद्वार और कानपुर आपकी कौन सी? गंगा नदी पर स्थित है। कानपुर और हरिद्वार। उसके बाद बात करेंगे प्रयागराज कहाँ पर है? तो गंगा, यमुना, सरस्वती जो है प्रयागराज में स्थित है। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर कन्नौज कहाँ पर है? तो आप बताएंगे गंगा नदी पर है। श्रीनगर कहाँ पर है? तो आप बताएंगे झेलम नदी पर है। सूरत कहाँ पर है? तो आप बताएंगे ताप्ती नदी पर है। मथुरा कहाँ पर है? तो आप बताएंगे यमुना नदी पर है। ये बरेली की बात करेंगे तो रामगंगा नदी पर है। अहमदाबाद की बात करेंगे तो साबरमती नदी पर है। और जमशेदपुर की बात करेंगे तो स्वर्ण रेखा नदी पर आपका स्थित है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर कटक आपका कहाँ है? महानदी पर स्थित है। नासिक कहाँ पर है? तो आप बताएंगे गोदावरी नदी पर है। जौनपुर जो शहर है आपका वो गोमती नदी पर है। वाराणसी जो है आपकी गंगा नदी पर स्थित है। लुधियाना आपकी बात करें तो ये सतलज नदी पर स्थित है।
विजयवाड़ा की जब बात करेंगे तो कृष्णा नदी पर है, और उज्जैन की जब हम बात करेंगे तो क्षिप्रा नदी पर स्थित है उज्जैन। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर हैदराबाद की, तो हैदराबाद आपका मूसी नदी पर, संबलपुर आपका महानदी नदी पर, कुरनूल है आपका कहाँ पर, तुंगभद्रा नदी पर, कोलकाता है आपका हुगली नदी पर, और कोटा है आपका चंबल नदी पर, और जबलपुर जो शहर है आपका वो नर्मदा नदी पर है, और गुवाहाटी जो है आपकी कहाँ पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर आगे की, डिब्रूगढ़ की बात करेंगे तो यही ब्रह्मपुत्र है। लखनऊ कहाँ पर है, गोमती नदी पर है। अयोध्या कहाँ पर है, सरयू नदी पर स्थित है। श्रीरंगपट्टनम कहाँ पर है, कावेरी नदी पर है। और तिरुचिरापल्ली कहाँ पर है, कावेरी नदी पर स्थित है। रेल परिवहन की बात करेंगे डिफरेंस हमारे देश में रेल परिवहन की जब हम बात करेंगे तो रेल परिवहन है भारतीय रेल एशिया की जो भारतीय रेल है हमारी, वो एशिया की दूसरी सबसे बड़ी या विश्व की चौथी सबसे बड़ी रेल नेटवर्क है। अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क वाले देशों की सूची में प्रथम स्थान पर है। चीन जो है दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर जो क्या है, रूस है। उसके बाद बात करेंगे भारत में सबसे पहली रेल है जो 1853 में बम्बई से ठाणे के बीच चली थी, जिसकी दूरी 34 किलोमीटर थी। ये लॉर्ड डलहौजी के समय पर चली थी। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी। भारतीय रेलवे बोर्ड का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था। भारत में सबसे पहले मेट्रो रेल जो है कलकत्ता 1984 में चली, और दिल्ली मेट्रो रेल का प्रारंभ जो है 25 दिसंबर 2002 में किया गया था। ये मेट्रो 30,000 से सादरा तक चलाई गई। उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। ये मेट्रो जापान तथा दक्षिण के कोरिया के सहयोग से चलाई गई थी। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर वायु परिवहन की, तो वायु परिवहन की शुरुआत जो है 1911 में हुई थी, इलाहाबाद में नैनी के बीच में हुई थी। एयर इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली में है। एयर इंडिया विदेशों के लिए सेवाएं उपलब्ध कराता है। अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जो हमारे हैं। इंदिरा गांधी जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो नई दिल्ली में स्थित है। राजीव गांधी हवाई अड्डा है वो हैदराबाद में स्थित है। छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा है वो मुंबई में स्थित है। सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा है वो कोलकाता में स्थित है। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो चेन्नई में है। और उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा है आपका वो लखनऊ में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा है वो अहमदाबाद में है। डॉक्टर अंबेडकर हवाई अड्डा है वो नागपुर में है। गुरु रामदास हवाई अड्डा है वो अमृतसर में है। और वीर सावरकर हवाई अड्डा कहाँ पर है, पोर्ट ब्लेयर में है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर दावोलिम हवाई अड्डा है गोवा में। इसके बाद गोपीनाथ बारदौली हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा वो इंदौर में है। शेख आलम हवाई अड्डा कहाँ है, श्रीनगर में है। और लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ है, तो वाराणसी में ये स्थित है। ये इंपॉर्टेंट आपके क्या है, हवाई अड्डे थे। उसके बाद बात करेंगे सड़क परिवहन की, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आप सड़क परिवहन की बात करेंगे। भारत विश्व की सबसे बड़ी एक सड़क प्रणाली वाले देशों में से तीसरे स्थान पर है। अमेरिका का विश्व में प्रथम स्थान है। देश में कुल यातायात का 40% भाग जो है राष्ट्रीय राजमार्ग संपन्न कराता है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है 44। यह उत्तर में श्रीनगर से आरंभ होकर और दक्षिण में कहाँ तक जाता है, कन्याकुमारी तक जाता है, समाप्त होता है। यह राज्य राष्ट्रीय मार्ग जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के राज्य से गुजरता है। इसकी लंबाई कितनी है, 3475 किलोमीटर है इसकी आपकी लंबाई। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग 1 और राष्ट्रीय राजमार्ग 2 को सम्मिलित करके ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। भारत का सबसे छोटा जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 47A है, जो मात्र 6 किलोमीटर लंबा है। इसे अब NHB कहते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग का नियंत्रण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, लोक निर्माण विभाग के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग का नियंत्रण जो है किया जाता है। उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 15 राजस्थान के मरुस्थल से होकर गुजरता है। और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत भारत के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ना है। कौन सी, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर कुछ जो है हमारे कुछ प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। एक तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग देखने को मिलेंगे और कहाँ से कहाँ तक जाते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो दिल्ली पाकिस्तान सीमा तक जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 दिल्ली से कोलकाता तक। और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 आगरा से मुंबई। संख्या नंबर 4 राष्ट्रीय राजमार्ग की मुंबई से चेन्नई के बीच में। और संख्या नंबर 5 कोलकाता से चेन्नई के बीच में।
और संख्या नंबर 6 है आपकी वो कोलकाता से मुंबई के बीच में। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग 7 है वो वाराणसी से कन्याकुमारी तक, और राष्ट्रीय राजमार्ग जो संख्या 8 है वो दिल्ली से जयपुर, मुंबई 3 राज्य तक। उसके बाद बात करेंगे संख्या नंबर 17 है पानबिल एदापल्ली तक, और 28 संख्या जो है आपकी दिल्ली से नकलों के बीच में। अब बात करेंगे जल परिवहन की, तो जल परिवहन देखते हैं डियर फ्रेंड्स, केंद्रीय राजमार्ग यहाँ पर देख लेते हैं। जल परिवहन की जब हम बात करेंगे तो केंद्रीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1987 में की गई थी। इसका मुख्यालय जो है जल परिवहन का कहाँ पर है, कोलकाता में। देश के जलमार्गों को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो आंतरिक जलमार्ग होता है और एक सामुद्रिक जो आपका जलमार्ग होता है। तो आंतरिक परिवहन जलमार्ग में कहता है ये परिवहन नदियों, नहरों एवं झीलों के द्वारा होता है, और आपका ये दूसरा है सामुद्रिक वाला। ये दृष्टि से भारत का संपूर्ण प्रायद्वीपीय तटीय भाग काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर प्रयागराज से हल्दिया तक जलमार्ग को 22 अक्टूबर 1986 में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है घोषित किया गया था। ये सबसे लंबा जलमार्ग है और इसकी लंबाई जो है 1620 किलोमीटर है। इसकी बात करेंगे भारत के जो है राष्ट्रीय जलमार्ग की बात करेंगे, तो एक तरफ जलमार्ग, दूसरी तरफ कहाँ से कहाँ तक। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 आता है प्रयागराज से हल्दिया तक। जलमार्ग नंबर 2 आता है सादिया से धोबरी यानी ब्रह्मपुत्र नदी पर। नंबर 3 आता है आपका जलमार्ग कोल्लम से आपका कोट्टपुरम तक। नंबर 4 जो आता है आपका काकीनाडा से मरक्कानम तक आता है। उसके बाद में आता है 5 नंबर जो कि आता है तलचर से धामरा तक, और नंबर 6 आता है आपका लखीमपुर से भांगा तक। उसके बाद बात करेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाह। एक तरफ बंदरगाह आपको देखने को मिलेंगे, दूसरी तरफ राज्य आपको देखने को मिलेंगे। जो कांडला बंदरगाह है वो गुजरात में है। मारवा गोवा बंदरगाह आपका गोवा में है। पारादीप जो आपका जो बंदरगाह है वो उड़ीसा में है। कोच्चि बंदरगाह जो है आपका केरल में है। और एन्नौर बंदरगाह कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। एन्नौर कहाँ पर है, तमिलनाडु पर। उसके बाद है आपका न्याहवा सेवा आपका कहाँ है, महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट आपके बंदरगाह थे। अब बात करेंगे यहाँ पर तुतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। और विशाखापत्तनम जो है आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और हैं, देश में कुछ 13 बड़े और 200 छोटे बंदरगाह हैं। बड़े बंदरगाहों की देखरेख केंद्र सरकार द्वारा तथा छोटे बंदरगाहों की देखरेख जो है राज्य सरकार द्वारा की जाती है। चेन्नई एक केंद्र जो कृत्रिम बंदरगाह है, ये भारत के सबसे प्राचीन बंदरगाह में से एक है। देश का सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो मुंबई है, और देश का सबसे गहरा बंदरगाह जो है विशाखापत्तनम है। उसके बाद बात करेंगे प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे हम यहाँ पर। तो पलामू जो बेतला है, जिससे हम बेतला कहाँ पर है, झारखंड में है। दालमा कहाँ पर है, आप बताएंगे झारखंड में है। हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो आप बताएंगे झारखंड में है। तो पलामू, बेतला, दालमा, हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, आप बताएंगे ये तीनों के तीनों झारखंड में है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर जो गिरवन अभ्यारण्य है वो गुजरात में है, और नल सरोवर कहाँ पर आपका, ये भी गुजरात में है। गिरवन अभ्यारण्य और नल सरोवर आपके गुजरात में है। कैमूर जो है आपका वो बिहार में स्थित है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान या रामगंगा जिसे उत्तराखंड में स्थित है। दुधवा आपका पूछी जाए तो ये उत्तर प्रदेश में है। चंद्रप्रभा आपसे पूछी जाए तो ये भी उत्तर प्रदेश में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान ये आपके दोनों उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद बात करेंगे बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और सोमेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और तुंगभद्रा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये तीनों के तीनों कर्नाटक में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, सोमेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, तुंगभद्रा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, कर्नाटक में स्थित है। असम की बात करेंगे तो मानस आता है, काजीरंगा और मानस कहाँ के, तो आप बताएंगे असम के हैं। काजीरंगा और मानस कहाँ के हैं, असम के हैं। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान आता है और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आता है, और कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आता है। सरिस्का, रणथंभौर, कुंभलगढ़ कहाँ के, तीनों के तीनों ये राजस्थान के हैं। सरिस्का कहाँ पर है, राजस्थान में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। उसके बाद आता है पेंच जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका महाराष्ट्र में है। पेंच कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। उसके बाद बात करेंगे चिल्का राष्ट्रीय उद्यान और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, दोनों के दोनों कहाँ पर हैं, उड़ीसा में स्थित हैं। कौन से, चिल्का और सिमलीपाल उड़ीसा में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, कर्नाटक दोनों में आ सकता है। पेरियार जो है केरल में है, और जो है पराम्बिकुलम, पेरियार और पराम्बिकुलम दोनों हैं आपके केरल में। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर
मध्य प्रदेश में कान्हा किसली, पंचमढ़ी और बांधवगढ़। कान्हा किसली, पंचमढ़ी और बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपके कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, एमपी में है। कान्हा किसली, पंचमढ़ी और बांधवगढ़। नागरहोल जिसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से कहाँ है, कर्नाटक में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात आ जाए तो ये आपका हरियाणा में है। और रोहिला राष्ट्रीय उद्यान की बात आ जाए तो आपको कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान अगर आपसे पूछा जाए तो ये पश्चिम बंगाल में है। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो गोवा में है। केवला देव की बात की जाए तो राजस्थान में है। और डाम्फा की बात की जाए तो मिजोरम में है। और दांचीगाम और सलीम अली, दांचीगाम और सलीम अली की बात की जाए तो ये दोनों के दोनों कहाँ पर हैं, जम्मू कश्मीर में स्थित है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर इंदिरा गांधी ने 1973 में शुरू किया था। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश राज्य में है, जिसे टाइगर स्टेट भी कहते हैं। किसको, मध्य प्रदेश को। जिम कॉर्बेट पार्क रामगढ़ नदी बहती है जिम कॉर्बेट से होकर। रेड डाटा बुक में विलुप्त पशुओं, पक्षियों और पौधों के बारे में जानकारी दी जाती है। अब बात करेंगे डियर फ्रेंड्स यहाँ पर भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना के बारे में। एक तरफ परियोजना और दूसरी तरफ नदी और तीसरी तरफ को राज्य मिलेगा। हीराकुंड बांध जो है आपकी महानदी पर बनाया गया है, ये उड़ीसा में स्थित है आपका। चंबल जो परियोजना है वो चंबल नदी पर है और राजस्थान और मध्य प्रदेश में पड़ती है। काकड़ा पारा जो है आपका ताप्ती नदी पर गुजरात में स्थित है। और उकाई परियोजना की बात करेंगे यहाँ पर तो ताप्ती नदी पर गुजरात में स्थित है। काकड़ा पारा और उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में स्थित है। उसके बाद मालप्रभा की बात करेंगे तो ये मालप्रभा नदी पर है, कर्नाटक में। दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पर पश्चिम बंगाल में है। भांगड़ा नौगल परियोजना है वो सतलज नदी पर है, पंजाब में है। और ब्यास नदी जो परियोजना है वो ब्यास नदी पर पंजाब में है। तुंगभद्रा परियोजना है वो तुंगभद्रा नदी कर्नाटक में है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर आपका जो होता है मयूराक्षी नदी पर है, पश्चिम बंगाल में। और नागार्जुन सागर जो है आपकी वो कृष्णा नदी पर आपको कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है। गंडक परियोजना की बात करेंगे तो गंडक बिहार में स्थित है। और फरक्का परियोजना की बात करेंगे तो गंगा और भागी नदी पर पश्चिम बंगाल में। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर रेहंद परियोजना आपकी रेहंद नदी उत्तर प्रदेश पर है। इदुक्की परियोजना पेरियार नदी पर केरल में है। और टेहरी परियोजना जो है आपकी वो भागीरथी नदी पर यानी उत्तराखंड में है। और माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश में है। कोयना परियोजना की बात करेंगे तो कोयना आपकी महाराष्ट्र में है। और रामगंगा परियोजना की बात करेंगे तो रामगंगा उत्तर प्रदेश में स्थित है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर घाटप्रभा जो परियोजना है वो घाटप्रभा नदी कर्नाटक में है। और ऊपरी कृष्णा परियोजना ये आपकी कृष्णा नदी पर आप बताएंगे कर्नाटक में है। भीमा परियोजना की बात करेंगे तो पवना नदी पर है जो कि महाराष्ट्र में है। और जायकवाड़ी परियोजना आपकी बात करेंगे तो गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट डियर फ्रेंड्स से कुछ और हैं यहाँ पर जो रणजीत सागर परियोजना है आपकी रावी नदी पंजाब में स्थित है। और हिडकल परियोजना है घाटप्रभा नदी कर्नाटक पर। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी हिमाचल प्रदेश। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में स्थित है। बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में स्थित है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर तिलैया परियोजना की बात करेंगे तो बराकर नदी झारखंड में है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी गुजरात में स्थित है। साबरमती परियोजना की बात करेंगे तो ये साबरमती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। पनामा परियोजना कहाँ, तो पनामा नदी पर और गुजरात में स्थित है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर राणा प्रताप सागर जो है आपकी परियोजना है वो चंबल नदी पर आपका राजस्थान में स्थित है। सरहिंद नहर परियोजना है वो सतलज हरियाणा में स्थित है। और बाढ़ सागर परियोजना है आपका सोन नदी पर बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। कुंडा परियोजना की बात करेंगे तो कुंडा नदी पर जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ये इम्पोर्टेंट हमारी जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं थी जो कि नदी और यहाँ पर कहाँ पर स्थित है ये है। अब बात करेंगे यहाँ पर परमाणु ऊर्जा उपयोग जो अगस्त 1948 में बना और भारत की प्रथम औद्योगिक नीति भी लागू हुई। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो आएगा आपका भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम के बाद देख लेते हैं हम। तो ईश्वर का निवास स्थान किसे बोलते हैं, प्रयागराज को। 5 नदियों की भूमि किसको बोलते हैं हम, पंजाब को। 7 टापुओं का नगर किसे कहते हैं, मुंबई को। उसके बाद बात करेंगे अंतरिक्ष का शहर किसे बोलते हैं, बंगलुरु को। और डायमंड हार्बर किसे बोलते हैं, कोलकाता को।
भारत का प्रवेश द्वार की बात करेंगे तो मुंबई को कहते हैं, और 7 टापुओं का शहर भी मुंबई को कहते हैं। पूरब का वेनिस की बात करेंगे तो कोच्चि को कहते हैं, और भारत का पीटर्सबर्ग की बात करेंगे जमशेदपुर झारखंड को कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर की बात करेंगे तो आपका अहमदाबाद हो जाएगा। मसालों का बगीचा केरल हो जाएगा। गुलाबी शहर आपका जयपुर हो जाएगा। झीलों का नगर की बात करिए तो श्रीनगर। और उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर हम क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से किसे जानते हैं, पुणे को। भारत का हॉलीवुड किसे, मुंबई को। सॉल्ट सिटी किसको, गुजरात को। सोया प्रदेश किसको कहते हैं, मध्य प्रदेश को। मलय का देश किसे कहते हैं, कर्नाटक को। सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है हमारी, साबरमती। दक्षिण भारत की गंगा, कावेरी नदी। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, कावेरी नदी को। उसके बाद काली नदी आता है। काली नदी को किस नाम से जानते हैं हम, शारदा नदी को। बिहार का शोक किस नदी को, कोसी नदी को बोलते हैं। बंगाल का शोक किसे कहते हैं, दामोदर नदी को। लीची का शहर किसे कहते हैं, देहरादून को। लीची का शहर किसे कहते हैं, देहरादून को। उसके बाद बात आती है यहाँ पर जो ब्लू माउंटेन है उसे किसे कहते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियों को। एशिया की अंडों की टोकरी किसको कहते हैं, आंध्र प्रदेश को। कर्नाटक का रत्न किसे कहते हैं, मैसूर को। त्योहारों का नगर किसे कहते हैं आपको, मदुरै तमिलनाडु को। स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहते हैं, अमृतसर को। नवाबों का शहर कौन सा हो जाएगा, लखनऊ। महलों का शहर कौन सा हो जाएगा, कोलकाता। इस्पात नगरी किसे कहते हैं, जमशेदपुर को। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर आता है यहाँ पर पर्वतों की रानी किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे मसूरी को। रेलियों का शहर किसे कहते हैं, दिल्ली को। भारत का स्विट्जरलैंड किसको कहते हैं, यहाँ पे कश्मीर को। और अरब सागर की रानी किसको कहते हैं, तो कोच्चि को कहते हैं। और धान का जो डलिया है किसको कहते हैं, छत्तीसगढ़ को। और भारत का बगीचा किसको कहेंगे, तो बेंगलुरु को भारत का बगीचा कहेंगे। फिर उसके बाद आता है पेठा नगरी किसको कहते हैं, तो आगरा को। कोयला नगरी किसको कहते हैं, धनबाद को। ताला नगरी किसको कहते हैं, अलीगढ़ को। उसके बाद बात करेंगे जुड़वा नगर किसको कहते हैं, हैदराबाद और सिकंदराबाद को। ब्रजगंगा किसको कहते हैं, गोदावरी नदी को कहते हैं। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर सूती वस्त्र की राजधानी किसको कहते हैं, मुंबई को। पवित्र नदी किसको कहते हैं, गंगा को। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं, कानपुर को। उसके बाद बात करेंगे मंदिरों एवं घाटों का नगर किसे कहते हैं, तो वाराणसी को। और राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहते हैं, तो कानपुर को। उसके बाद बात करेंगे डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट जो है आपका नदियों का उद्गम। उसके बाद आप देखेंगे नदियों का उद्गम, एक तरफ नदियाँ और दूसरी तरफ उद्गम स्थान है। सतलज नदी जो है आपकी वो मानसरोवर झील से निकलती है। गंगा नदी आपकी गंगोत्री से निकलती है। सिंधु नदी जो है आपकी मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है। नर्मदा नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ियाँ यानी मध्य प्रदेश से निकलती है। महानदी जो है आपकी वो सिहाबाद छत्तीसगढ़ से निकलती है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर कृष्णा नदी जो है आपकी महाबलेश्वर के समीप से निकलती है। गोदावरी की बात करेंगे तो नासिक महाराष्ट्र से निकलती है। उसके बाद बात करेंगे कावेरी नदी, तो कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ कर्नाटक से निकलती है। चंबल नदी की बात करेंगे तो मऊ मध्य प्रदेश से निकलती है। ब्रह्मपुत्र की बात करेंगे तो मानसरोवर झील से निकलती है। और ताप्ती नदी की जब हम बात करेंगे तो मेमू यंगदुंग से निकलती है। उसके बाद बात करेंगे लूनी नदी आपकी जो अरावली की पहाड़ियों से। सोन नदी जो है आपकी अमरकंटक की पहाड़ी से। और यमुना नदी जो है आपकी यमुनोत्री से निकलती है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट यहाँ पर जो है रावी नदी कहाँ से निकलती है, तो रोहतांग हिमाचल प्रदेश से। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से। और झेलम नदी कहाँ से निकलती है, वेरीनाग जम्मू कश्मीर से निकलती है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और हैं। गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, वहाँ उसे भागीरथी कहते हैं। इसका गंगा का नाम देवप्रयाग के बाद पड़ता है। अलकनंदा और भागीरथी मिलती है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। और यहाँ पर बात करेंगे जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। चंबल नदी राजस्थान में साल भर बहती है। जो चंबल नदी है वो राजस्थान में साल भर बहती रहती है। और गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, यमुना है। अब बात करेंगे यहाँ पर भारत की जनजातियाँ। तो भारत की जनजातियाँ डिस्कस करेंगे डियर फ्रेंड्स। और एक बार कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भील। और ढक्कर बाबा को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है।
टोड़ा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाई जाती है। जो टोड़ा जनजाति है वो नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाई जाती है। थारू जनजाति दीपावली को शौक का त्यौहार मनाती है। जो थारू जनजाति है वो दीपावली को शौक का त्यौहार मनाती है। और नागा जनजाति है मिथुन त्यौहार मनाती है। उसके बाद बात करेंगे हम भारत के प्रमुख खनिज संसाधन। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें डियर फ्रेंड्स, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो खनिज संसाधन की बात करेंगे तो एक तरफ खनिज पदार्थ आएगा, दूसरी तरफ राज्य आएगा। तांबा जो है हमें कहाँ से प्राप्त होता है? मध्य प्रदेश से। लोहे अयस्क हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो उड़ीसा से। मैग्नीज कहाँ से प्राप्त होता है? उड़ीसा से। और आपको बॉक्साइट कहाँ से प्राप्त होता है? मध्य प्रदेश से। तो डियर फ्रेंड्स, तांबा और बॉक्साइट की बात अगर आ जाए तो दोनों हमें मध्य प्रदेश से प्राप्त होते हैं, और लोहा और अयस्क और मैग्नीज की बात आ जाए तो हमें उड़ीसा से प्राप्त होते हैं। उसके बाद बात करेंगे पेट्रोलियम की बात करें तो हमें कहाँ से? राजस्थान से प्राप्त होता है। कोयला आपका कहाँ से? उड़ीसा से प्राप्त होता है। अभ्रक की बात करेंगे तो हमें आंध्र प्रदेश से प्राप्त होता है। जस्ता की बात करें तो राजस्थान से। और यहाँ पर यूरेनियम की जब हम बात करेंगे कहाँ से मिलता है तो आंध्र प्रदेश से हमको मिलता है। सोना की बात करेंगे तो कर्नाटक से हमको प्राप्त होता है सोना। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर चांदी हमको कहाँ से प्राप्त होता है तो आप बताएंगे राजस्थान से चांदी प्राप्त होती है। टिन हमको कहाँ से प्राप्त होता है तो आप बताएंगे छत्तीसगढ़ से प्राप्त होती है टिन। थोरियम हमको कहाँ से प्राप्त होता है तो राजस्थान से हमको थोरियम प्राप्त होता है। सीसा की बात करेंगे तो हमको झारखंड से प्राप्त होता है सीसा। और हीरा की बात करेंगे तो हमें मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। इम्पोर्टेंट है हमारे अयस्क का, और जो हमें कहाँ से मिलते हैं, जो है हमें तत्व हैं, पदार्थ हैं जो कि हमें मिलते हैं निम्न राज्य से। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर भारत के शीर्ष 5 खनिज उत्पादक राज्य, जिसमें उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, जिनसे हमें क्या है? खनिज के उत्पादन हमें सबसे अधिक मिलता है। भारत के उद्योग की बात करेंगे डियर फ्रेंड्स, भारत का पहला लौह इस्पात कारखाना कुल्टी पश्चिम बंगाल में बराकर नदी के तट पर स्थापित किया गया। भारत में एल्युमिनियम का कारखाना 1937 में पश्चिम बंगाल के जेके नगर में स्थापित किया गया था। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की स्थापना 1973 में की गई थी। भारत में पहली सूत्र वस्त्र का सफल कारखाना 1854 में मुंबई में स्थापित किया गया था। उसके बाद बात करेंगे कपड़ा उद्योग भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है। मुंबई को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी भी कहा जाता है। आपसे पूछ लिया जाए कि सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है तो आप बताएंगे मुंबई को। जूट का उद्योग का पहला कारखाना 1859 में कलकत्ता के समीप रिसरा में की गई जूट सोने का रेशा भी कहा जाता है। भारत में चीनी की पहली मिल जो 1903 में बिहार में स्थापन की गई थी। भारत में सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904 में मद्रास में लगाया गया था, जो असफल रहा। भारत में सीमेंट उद्योग का पहला सफल कारखाना गुजरात के पोरबंदर में लगाया गया था, और मध्य प्रदेश के सतना तथा कटनी सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। उसके बाद बात करेंगे कागज़ का पहला कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया। होशंगाबाद में नोट छापने के कागज़ बनाने का कारखाना है। मध्य प्रदेश का नेपानगर अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद बात करेंगे भारत में ऊनी वस्त्र की मिल 1976 में कानपुर में शुरू की गई थी। अब आता है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है भारत के प्रमुख जो है खान, भारत की प्रमुख खान देखेंगे तो चलिए डिगबोई जो हमारी है वो कहाँ पर है? असम में है। किसके लिए इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण? पेट्रोलियम की। बॉम्बे हाई जो खान है किसके लिए कहाँ पर है? बॉम्बे में है, और पेट्रोलियम के लिए इम्पोर्टेंट है। सिंह भूति जो आपकी खान है वो झारखंड में स्थित है, और लोह अयस्क के लिए इम्पोर्टेंट है। रानीगंज जो खान है आपकी वो पश्चिम बंगाल में मिलेगी, जो कि कोयला के लिए प्रसिद्ध है। झरिया भी आपकी कहाँ पर है तो आप बताएंगे झारखंड में है, और ये भी कोयला के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर खेतड़ी जो है आपकी वो राजस्थान में है, जहाँ से हमको तांबा प्राप्त होता है। कोडरमा जो है आपकी वो झारखंड में है, हमको बॉक्साइट प्राप्त होता है। कोलार और हट्टी आपकी जो कि कर्नाटक में है, जहाँ से हमको सोना मिलता है। और पन्ना जो है आपकी वो मध्य प्रदेश में है, जहाँ से हमको क्या मिलता है? हीरा प्राप्त होता है। उसके बाद तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो कंप्लीट जियोग्राफी थी अग्निवीर के लिए इनफ है, काफ़ी है। तो आज जो है मैंने इसको बिल्कुल फिनिश कर दिया है। आप जो नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर जो शुरू करेंगे वो पॉलिटी होगी, और पॉलिटी को हम एक क्लास में ख़त्म करेंगे। तो अगर आपको
वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनाई गई है, ज़रूर लाइक कीजिएगा और अच्छे से देख के जाइए। एक भी क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी का इस चैप्टर से बाहर नहीं जाएगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। PDF के लिए आप जा सकते हैं, टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कीजिए, आपको इसका कंप्लीट ज्योग्राफी का PDF आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगले टॉपिक में हम देखेंगे पॉलिटी, कंप्लीट पॉलिटी हम एक चैप्टर में जो है ख़त्म करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और